नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पूरे भारत के मन में कोरोना का तराजू है। लोगों को एक तरफ लॉकडाउन 4 में मिली रियायतें दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लॉकडाउन 4 की ढील देकर निश्चिंत हो जाने का समय है या फिर कोरोना के मामलों की बढ़ती हुई संख्या देखकर सावधान रहने का समय है। आज कोरोना के कुल मामले 1.25 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और 6,654 नए केस सामने आए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके पहले एक दिन में इतने केस कभी भी सामने नहीं आए थे। एक तरफ कोरोना रिकॉर्ड तोड़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। आज कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आंखों के लेंस से देखने पर चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक ने राशन बांटने के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर ली। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। वहीं मोदी नगर में राशन बांटने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन से सामने आई है। श्रमिक स्पेशल के यात्रियों ने पानी की बोतलों को लूटना शुरू कर दिया। यानी भूख प्यास का असर लॉकडाउन से ज्यादा होता है और इसीलिए इस पर सियासत भी शुरू हो जाती है। आगे हम आपको ये बताने वाले हैं कि लॉकडाउन से ये लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर, ये भी लॉकडाउन की तस्वीर और ये तस्वीर भी लॉकडाउन की ही है। देश में लॉकडाउन 4 है। कोरोना के मामले 1.25 लाख के पार हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं पानी तो कहीं खाने के लिए लूट और तनातनी है। यही नहीं, इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भी तार तार है। चंदौली से लेकर मुरादाबाद और मोदी नगर तक यही कहानी है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर सूरत से मुंगेर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन पर रखी पानी की बोतलों को लूट लिया। इससे पहले कि पानी की बोतलों को स्टोर में रखा जाता, श्रमिक स्पेशल रुकी और उसमें सवार यात्रियों ने इसकी लूट मचा दी। रेलवे पर्याप्त खाने और पानी का दावा करती है। जहां तक श्रमिकों का सवाल है या और दूसरे पैसेंजर जो आ रहे हैं उनका सवाल है, 99.9% मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि लोग यहाँ के पूरे इंतजामात से काफी संतुष्ट हैं। अगर ये दावा सच्चा है तो फिर ये लूट कैसे हुई? उधर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठी कर ली। हर साल जुमा अलविदा पर विधायक जी जरूरतमंदों को खाने का सामान बांटते थे, लेकिन इस साल देश में कोरोना का इतना भयंकर संक्रमण फैला हुआ है, इसके बावजूद इनकी मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। विधायक जी मास्क के बगैर खड़े नजर आए। पूछने पर कैसे झल्लाए आप भी देखिए। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है, मेरे वालिद के जमाने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, लगभग कितने लोग यहाँ एकत्रित अब मैं ये मेरे यहाँ परंपरागत तरीके से हमेशा से होता चला है। परंपरा अपनी जगह है, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान सामूहिक पूजा, इबादत सब कुछ बंद है, तो फिर क्या विधायक को इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए था? उधर पुलिस का रवैया भी देखिए। वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, लेकिन मौके पर मौजूद थाना प्रभारी से जब सवाल पूछा गया तो उनके तेवर देखिए। करना सर, क्या मामला है? इतनी भीड़ लगी हुई है। आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। अच्छा, हमने कैसे? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अच्छा सर, ये तो कैसे? ये कैसे आपने स्पष्ट कर दिया कि हम पे प्लीज आप लोग जाएं। यहाँ पर आप लोग अधिकृत पत्रकार नहीं है, इसलिए जो है पत्रकारिता न करें, रेड जोन है। ये तो जाहिल है। ओके सर, ओके। तो आप लोग भी यही कर रहे हैं हरकतें। प्लीज आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, समाज के कुछ मदद करा देंगे। आप भीड़ को ये कह सकते हैं कि आप लोग जाएं। सर, हमें कोई पावर नहीं है भीड़ को नहीं, आपको हम दे रहे हैं पावर। क्या पावर दे रहे हैं? लिख कर दीजिए, हम खुद बात करें। हटा दें। नहीं सर, लिख के दीजिए, हम किसी से बात करेंगे हाथ जोड़ के। ऐसा नहीं करेंगे, आप जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। पुलिस ने हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद कुरैशी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी के मोदी नगर विधानसभा में राहत सामग्री बांटे जाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह
और विधायक दिलीप पांडे की स्थानीय बीजेपी विधायक मंजू सिवाच से जबरदस्त कहासुनी हुई। बीजेपी की विधायक को दूसरे दल के नेताओं का अपने क्षेत्र में राहत बांटना पसंद नहीं आया। संजय सिंह ने पूछा कि जहां जिनकी सत्ता होगी, क्या वहां केवल वही मदद कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि यदि संजय सिंह जी को खाना बांटना है तो दिल्ली में बांटें। हजारों की संख्या में मजदूर हमारे दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं और ये जो मजदूर आते हैं ये मोदी नगर में भी रह रहे हैं, उनकी देखभाल हो रही है, तहसील के माध्यम से उनको खाना सब कुछ जा रहा है। हमारी समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये राजनीति करने उत्तर प्रदेश में मोदी नगर शहर में आ गए। तो मेरा इनसे यही कहना है कि अगर इनको इतनी सेवा करनी है तो ये दिल्ली में करें। एक डिग्री कॉलेज में जहां मजदूर रुके थे, उनको कई दिनों से वो लोग खाना भी खिला रहे थे। तो जब वहां हम लोग पहुंचे तो स्थानीय विधायक वहां पहुंच गई, डॉक्टर मंजू। वो इतना ज्यादा गुस्से में थी, नाराजगी में थी कि आप यहाँ खाना कैसे बांट सकते हैं। यानी भाजपा के राज में मजदूरों को भोजन कराना, खाना बांटना भी अपराध हो गया है, गुनाह हो गया है। राहत की सियासत में भी सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो गई। देश में कोरोना संक्रमण फुल स्पीड पर है और इन तस्वीरों को देखकर सवाल यही है कि ये लॉकडाउन आखिर किस काम का? चंदौली से उदय गुप्ता, मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। तो लॉकडाउन अपनी जगह, लेकिन इस सब के बीच सियासत जो चल रही है वो अपनी जगह। आपने सुन लिया नेताओं को। उधर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन 4 को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बावजूद लॉकडाउन फैलाव की तीव्रता को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। यह निष्कर्ष अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी से पता चला है। असल में लॉकडाउन से पहले संक्रमण फैलने की जो तेजी थी वो लॉकडाउन के दौरान 1/3 रह गई। भारत में लॉकडाउन के 54 दिन तक कड़ाई से पालन के बाद लॉकडाउन 4 में काफी छूट दी गई है। ये छूट किस स्तर की हो, ये फैसला राज्यों पर ही छोड़ा गया है। कई राज्य धीरे धीरे सेवाओं को शुरू कर रहे हैं। भारत 25 मार्च को जब लॉकडाउन में गया तब देश में 500 केस थे। फिर 18 मई से बंदिशों में ढील देनी शुरू की गई। तब देश में कोरोना केस का आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया। भारत ने आज पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस रिकॉर्ड करने की जानकारी दी है। एक दिन में ही 6000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 7 मई से भारत हर रोज 3000 से ज्यादा नए केस दर्ज कर रहा है। कई लोग लॉकडाउन में ढील की आलोचना भी कर रहे हैं। हालांकि वायरस के रिप्रोडक्शन रेट यानी कि आरओ का विश्लेषण कुछ अलग ही कहता है। वायरस के रिप्रोडक्शन रेट से पता चलता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। स्टडी में पाया गया है कि 24 मार्च को भारत बंद होने से एक दिन पहले आरओ 3.36 था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 3 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा था। लॉकडाउन 1.0 के अंत तक 14 अप्रैल को आरओ 1.71 पर आ गया। 3 मई को जब लॉकडाउन 2.0 शुरू हुआ, दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ तो ये घटकर 1.46 हो गया और 16 मई को ये 1.27 पर आ गया। यानी कि लॉकडाउन ने वायरस के रिप्रोडक्शन रेट को लगभग 1/3 कर दिया और एक व्यक्ति औसतन एक व्यक्ति को ही संक्रमित कर रहा है। यानी लॉकडाउन अगर नहीं होता तो भारत में कुल केस और मौतों के आंकड़े कहीं ज्यादा होते। हालांकि वायरस का रिप्रोडक्शन रेट अब भी 1 से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि वायरस अब भी संक्रामक है। वहीं राज्यों की बात करें तो हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस सबसे कम संक्रामक है। इन 3 राज्यों में आरओ 1 से नीचे है। इसका मतलब कोरोना वायरस यहां ज्यादा संक्रामक नहीं है। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले कोरोना वायरस संक्रमण धीमा पड़ गया है, जबकि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण ज्यादा है। ये राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। वहीं कोरोना वायरस ओडिशा में सबसे ज्यादा संक्रामक है। इसके अलावा त्रिपुरा, बिहार और तेलंगाना में भी तेजी से संक्रमण फैलता चला जा रहा है। ये जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं भारत के करीब 16% जिलों में 7 दिनों के अंदर कोरोना वायरस के केस 100% ज्यादा बढ़े हैं। इनमें से करीब आधे जिले ग्रीन जोन में हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि DIU ने 717 जिलों के
20 मई तक के आंकड़े का विश्लेषण किया है, जिसमें ये बात सामने आई है। विशेषज्ञों और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से अपने घरों की ओर लौटे प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ी है। कुल 112 हाई रिस्क वाले जिलों में से 27 उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 11, ओडिशा में 10 और बिहार में 9 जिले हैं। ग्रीन जोन में आने वाले जिन 54 जिलों में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है, उनमें से 14 उत्तर प्रदेश के, 7 ओडिशा के और 6 जिले असम के हैं। ऑरेंज कैटेगरी के करीब 53 जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनमें उत्तर प्रदेश के 12 जिले, बिहार के 7, मध्य प्रदेश के 5 जिले शामिल हैं। DIU ने यह भी पाया है कि भारत में 303 जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में 99% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि 13 मई से 20 मई तक करीब 136 जिलों में कोरोना वायरस के कोई भी केस सामने नहीं आए। उम्मीद की ये किरण तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से आई है। इन आंकड़ों के जरिए के साथ ही हम आपका ध्यान एक और पहलू की ओर भी खींचना चाहते हैं। आने वाले दिनों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 8 मई को सरकार ने फैसला किया था कि अब जिन लोगों में कोरोना के हल्के या मध्यम लक्षण दिखाई देंगे, उन्हें लक्षण की पुष्टि होने के 10 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उन्हें RT-PCR टेस्ट के बिना रिकवर्ड मान लिया जाएगा, बशर्ते कि उन्हें बुखार न हो। 8 मई को सरकार के फैसले के बाद अब ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं और आंकड़ों में रिकवर होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पहली बार सभी मरीजों का हिस्सा जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं 60% से नीचे आया है और आगे ऐसी उम्मीद है कि यह 50% के नीचे चला जाएगा। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। सरकारी नीतियों की वजह से भारत में कोविड-19 मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की दर ऊंची है। 27 अप्रैल तक सभी पॉजिटिव टेस्ट होने वाले लोग, चाहे वो बिना लक्षण वाले हों, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी में आइसोलेट किया जा रहा था। हालांकि जिन्हें इंटेंसिव केयर की जरूरत थी, उनकी हिस्सेदारी कम ही थी। ऐसा अनुमान है कि अब तक अस्पताल या केयर फैसिलिटी में मौजूदा हालात में जो लोग भर्ती हैं, उनमें 25 से 33% ऐसे हैं जो 10 से ज्यादा दिन से भर्ती हैं। सरकार की इस नई नीति के मायने ये हैं कि बहुत जल्द रिकवरी रेट बढ़नी शुरू हो जाएगी। सरकार के अनुमान के मुताबिक 85% केस हल्के या मध्यम लक्षण वाले होते हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान से केरल लौटे एक मेडिकल छात्र की रिपोर्ट में हुआ था। इस छात्र में 1 दिन के बुखार और गले में खराश के अलावा कोई और लक्षण नहीं दिखा। फिर भी उसने एक सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में 25 दिन बिताए थे। लेकिन अब अस्पताल में रखने से जुड़ी नीतियां बदल गई हैं। भारत और चीन के बीच वहीं LAC पर चल रहे विवाद को देखते हुए सेना प्रमुख MM नरवणे ने आज लद्दाख का दौरा किया है। वहां उन्होंने टॉप फील्ड कमांडरों के साथ बैठक की, हालात का जायजा लिया और सैनिकों का जोश बढ़ाया। भारत किस तरह इस विवाद को सुलझाते हुए कूटनीति के मैदान पर चीन को चित्त करना चाहता है, कैसे अमेरिका का भारत के साथ आना चीन के हर चालबाजी को फेल कर सकता है, यह आपको विस्तार से दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमने कई एक्सपर्ट से भी की है बातचीत। देखिए। चीन ने सोचा था कि वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने विस्तारवादी पंजे मारता चला जाएगा और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। चीन की रणनीति ये थी कि वो अपने इलाके में मनचाहे निर्माण करेगा, लेकिन जैसे ही भारत कोई निर्माण करे तो गुंडागर्दी करके दबाव डालना शुरू कर देगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन नए भारत ने चीन को बता दिया है कि चीन की हर हरकत पर करारा जवाब मिलेगा। लद्दाख में कुछ खास लोकेशंस पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। ये लोकेशन है गालवन नाला, डेमचौक, दौलत बेग ओल्डी और पेगोंगत्सो झील। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ MM नरवणे ने लेह का दौरा किया। मकसद साफ था, शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करना और हालात का जायजा लेना। जो हालात हैं उसके मद्देनजर वो लेह में 14 कॉर्प्स मुख्यालय पहुंचे और उत्तरी कमांड के अधिकारियों के साथ अहम चर्चा की। भारत ने जान लिया है
कि अटैक ही बेस्ट डिफेंस है। वैसे चीन सीमा पर आए दिन बढ़ रहे तनाव पर सेना प्रमुख लगातार अपनी चौकन्नी नजर बनाए हुए हैं। ये फेस ऑफ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं और इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं और मामला सुलझ जाता है। सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए सेना प्रमुख के दौरे से पहले दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों के स्तर पर बातचीत शुरू हुई थी। ये बातचीत लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैन्य अफसरों के बीच उत्तरी लद्दाख में गालवन नाला क्षेत्र में संघर्ष को देखते हुए चल रही है। इस क्षेत्र में दोनों तरफ से सैकड़ों सैनिक आमने सामने हैं। चीन वहां पर अपना दावा कर रहा है। यहाँ पिछले 2 हफ्ते से टकराव बना हुआ है। इसे लेकर ब्रिगेड कमांडरों की फ्लैग मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उधर अमेरिका भी चीन के आक्रामक बर्ताव के विरोध में भारत का साथ दे चुका है। चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी हरकत होती है, थोड़े तनाव बढ़ते हैं, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरली वहां जाते हैं, जाके जायजा लेते हैं कि क्या हुआ है और चीज को ठीक तरीके से समझते हैं लोकल लेवल पे, और जो अपनी डायरेक्शंस देनी होती हैं जायजा लेने के बाद वही वो कोर कमांडर या आर्मी कमांडर को वहीं पर डायरेक्शंस देके सेटिस्फाई करके आते हैं। चीन खुद कुछ भी करता रहे, लेकिन वो भारत को आगे बढ़ते नहीं देख सकता। ज्यादा दिन नहीं हुए जब उसके हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब उड़ते हुए देखे गए थे, जिसका माकूल जवाब भारतीय वायुसेना ने दिया था। चीन भारतीय सीमा के करीब गालवन नदी के पास अपने सैनिकों को लाने, ले जाने और सामानों की सप्लाई के लिए कई सड़कें बना चुका है। इसी को देखते हुए सीमा सड़क संगठन ने अपने क्षेत्र में सड़क बनाने के काम में तेजी ला दी थी। फिलहाल दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 81 ब्रिगेड के अधिकारियों और उनके चीनी समकक्षों के बीच बैठकें हो रही हैं। दोनों तरफ से सैन्य गश्त भी बढ़ा दी गई। मैं समझता हूं कि गलवान इलाके में जहां हमने थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है, सड़क बनाने की एक्टिविटी की है, तो थोड़ा सा चाइना को लगता है कि शायद कुछ हरकतें उनके लाइन ऑफ परसेप्शन की साइड पे हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये इश्यू थोड़ा सा बढ़ गया है और थोड़े तनाव बढ़ने के कारण दोनों साइड से थोड़ी डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है। ये थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद जो लीडरशिप है लोकल लेवल पे या हायर लेवल पे या डीजीएमओ लेवल पे बातचीत करके ये विड्रॉ हो जाएगा। पूरी दुनिया कोरोना वायरस फैलाने के मुद्दे पर चीन पर दबाव बना रही है। ऐसे में वो पूरा फोकस सीमा विवादों पर शिफ्ट करना चाहता है। भारत के लिए एक ये बहुत ही डेलिकेट पोजीशन है, क्योंकि हमारे को ना ही सिर्फ अपनी इंटरनल सिचुएशन को मजबूत करना है, लेकिन चाइना को ये दिखाना है कि अगर कोई भी उन्होंने मूवमेंट किया तो उस टाइम पर हमारी नौसेना, हमारे एयरफोर्स कंप्लीट स्ट्रेटेजिक एसेट्स और पूरी भारतीय फौज इस एग्रेसिव पोस्चर को या मूवमेंट को चैलेंज करने की पोजीशन पे है। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख और सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प हो चुकी है। भारत की कोशिश है कि यह विवाद आगे ना बढ़े, लेकिन इसके लिए चीन को अपनी हद में रहना होगा। एलएसी पर गुंडागर्दी और जमीन हड़पने वाली ये चालबाजी नहीं चलेगी। भारत चीन से निपटने में सक्षम है, लेकिन कोरोना काल में चारों तरफ से दबाव झेल रहे चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका का एक साथ होना एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। गलवान नाला क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद लंबा खिंचता जा रहा है। आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक लद्दाख के 3 अलग अलग पॉइंट पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में तनातनी बनी हुई है। मौजूदा हालात में चीन की कोशिश है कि डोकलाम विवाद की तरह इस मुद्दे को लंबा खींचकर दुनिया का ध्यान बटाया जाए, जबकि भारत चाहता है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे को जल्द सुलझा लिया जाए। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।
और अब उस खबर की बात करते हैं जो ये बताती है कि इस्लामोफोबिया का एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को किस तरह कूटनीति का करारा थप्पड़ पड़ा है। दरअसल पूरी घटना 57 देशों के समूह OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल मीटिंग में हुई। वहां पाकिस्तान ने भारत को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, लेकिन मालदीव ने भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का समर्थन करने से इनकार कर दिया। OIC की वर्चुअल मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इस पर मालदीव की स्थायी प्रतिनिधि थिलमिजा हुसैन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के राजदूत की ओर से किस तरह की बात रखी गई कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, जिसके बाद मालदीव के स्थायी प्रतिनिधि की ओर से कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां पर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई बातों को भारत के 130 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की राय नहीं मानी जा सकती। ऐसे में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना गलत है। भारत में इस्लाम का अस्तित्व सदियों से है और भारत में 14.2% मुसलमानों की आबादी है। मालदीव की प्रतिनिधि ने यह कहा कि उनका देश भारत के खिलाफ किसी भी ऐसे एक्शन का समर्थन नहीं करेगा जिसमें भारत को निशाना बनाने की कोशिश हो रही हो। मालदीव नफरत फैलाने की संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन किसी खास देश पर इस तरह आरोप लगाना असली मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा होगा। मालदीव ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने सऊदी अरब, UAE, अफगानिस्तान, मॉरिशस जैसे OIC सदस्यों के साथ मजबूत अलायंस बनाया है और सऊदी अरब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुका है। OIC संगठन के अंदर मालदीव उन देशों में शामिल है जो पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लाइन का विरोध करता रहा है। 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से उसके संबंध भारत के साथ सुधरे हैं। इसके पहले की सरकार चीन के ज्यादा करीब थी। हाल ही में भारत ने अपने नेवी शिप केसरी के जरिए मालदीव को मदद भी भेजी थी। तो पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था, मालदीव ने पूरी तरह से पाकिस्तान को कर दिया है बेनकाब और भारत के साथ पुरजोर तरीके से वो खड़ा है। और अब आपको उस दवा के बारे में बताते हैं जिसे कभी कोरोना से बचाने वाली संजीवनी कहा जाता है और कभी ये कह दिया जाता है कि उसका कोई असर ही नहीं है। हम HCQ की बात कर रहे हैं। ICMR की ओर से इसके बारे में और डिटेल से कैसे दी गई है जानकारी, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी HCQ को कभी कोरोना के खिलाफ संजीवनी कहा गया तो कभी इस पर शक जताया गया। आज भी इस दवा को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। इस बीच अब ICMR ने HCQ के इस्तेमाल को विस्तृत रूप दे दिया है। ICMR की नई गाइडलाइंस के मुताबिक HCQ को कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और पैरामिलिट्री के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ICMR ने पाया है कि HCQ का इस्तेमाल करने से कोरोना संक्रमण की संभावना कम होती है। ICMR का यह दावा दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट से एकदम उल्टा है। लैंसेट ने HCQ पर अपनी स्टडी में कहा है कि HCQ का कोरोना पर कोई सकारात्मक असर नहीं है। HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मलेरिया के इलाज के लिए तो सुरक्षित है, लेकिन अब तक किसी क्लिनिकल ट्रायल का ऐसा नतीजा नहीं आया है जो इस बात की पूरी तरह पुष्टि करे कि इस दवा को कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल करना एकदम सुरक्षित है। यहाँ तक कि WHO भी इसके इस्तेमाल के खिलाफ है। WHO के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल जे रायन ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में ये कहा कि कोरोना के खिलाफ HCQ के असर पर दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। What is your advice to the countries who are still using HCQs not only as a therapeutic but also as a preventive measure for those at risk? Thank you. I think we've stated that before. There is
the present time, there is no evidence from randomized controlled trials for the effectiveness of hydroxychloroquine or chloroquine in the treatment or prophylaxis against COVID-19. And we know that a number of federal agencies around the world, a number of regulatory agencies have issued warnings indicating that the use of the drug should be reserved even when it is used outside clinical trials for use in clinical settings under close clinical supervision because of the likely side effects, particularly in patients with severe COVID-19, where people have noticed the emergence of cardiac complications, including cardiac arrhythmias. हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दवा से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने हाल ही में खुद दुनिया को बताया कि वो कोरोना से बचाव के लिए HCQ का सेवन कर रहे हैं। Good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. Hydroxychloroquine? I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. इस दवा के अब तक जो ट्रायल हुए हैं उससे मिले जुले नतीजे आए हैं। इसीलिए चिकित्सक कोरोना के गंभीर मामलों में इस दवा पर दांव लगा रहे हैं। अमेरिका में दवाओं को मंजूरी देने वाली संस्था FDA ने HCQ को दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अब इस दवा को लेकर काफी कंफ्यूजन हो गया है। दुनिया के अलग-अलग स्टडीज में इस दवा के अलग-अलग प्रभाव सामने आए हैं। आज तक ब्यूरो। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच पूरी दुनिया को इंतजार है इस बात का कि कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है वो कब और कौन सा देश बनाता है। आगे बढ़ते हुए आज की एक और अहम खबर, दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन पर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस में वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया था। सिविल डिफेंस कॉर्प्स में वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए ये विज्ञापन आज के अखबारों में दिया गया था। इस विज्ञापन में सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ जोड़ा गया था। देख सकते हैं आप, इसी विज्ञापन पर पहले बीजेपी ने विरोध जताया और सवाल खड़ा किया कि क्या केजरीवाल सरकार सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। लेकिन शाम होते होते सिक्किम सरकार ने इस विज्ञापन का विरोध कर दिया। मुख्य सचिव ने विज्ञापन पर आपत्ति जताई और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि यह विज्ञापन हटाया जाए। सिक्किम के सीएम ने ट्वीट किया कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है। जो उनकी ओर से ट्वीट किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे भारत में न दिखाना आपत्तिजनक है। दिल्ली सरकार इसे सुधारे। सिक्किम सरकार की ओर से विज्ञापन का विरोध हुआ तो दिल्ली में उपराज्यपाल भी हरकत में आए। उन्होंने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उपराज्यपाल ने इसके बाद ट्वीट किया, ऐसा आपत्तिजनक हरकत करने के लिए जीरो टॉलरेंस। विज्ञापन को वापस लेने के लिए तुरंत निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित कराने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान किया और सिक्किम को पड़ोसी देशों से जोड़ा। उपराज्यपाल के एक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ी। अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से सुबह के अखबार में क्या भूल सुधार भी छपेगा या यहीं से मामले को रफा दफा मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत होने में अब सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि उड़ानों को राज्य में उतरने की इजाजत देने को लेकर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। लॉकडाउन की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है। समय आ गया है कि हम इसको अभी सेक्टर को खोलेंगे और उड़ानें जो हैं इसकी सोमवार 25 तारीख से इसकी शुरुआत करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री के इस ऐलान के साथ सोमवार से देश में एक बार फिर उड़ानों की शुरुआत हो रही है। लेकिन कोरोना के भयंकर कहर से जूझ रहे महाराष्ट्र सरकार के रुख से सस्पेंस खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि कोरोना के हालात को देखते हुए लॉकडाउन पर उनकी नीति बदली नहीं है। ऐसे में विमानों को अपने राज्य में उतरने को लेकर उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया है।
महाराष्ट्र सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उनसे सैद्धांतिक तौर पर स्वीकृति ली गई है, लेकिन उड़ानों की तारीख का ऐलान करने से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्हें एसओपी तैयार करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट से यात्रियों के बाहर निकलते ही उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो जाती है। इसके बावजूद केंद्र ने उनसे चर्चा नहीं की। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन प्रोटोकॉल बदलने से पहले केंद्र के साथ चर्चा करेगी। उसके बाद ही अपने यहां से उड़ानों की आवाजाही पर फैसला करेगी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार फ्लाइट शुरू होने पर फैसला कब लेगी, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? ये तमाम वो सवाल जिनका इंतजार है हमें। अलग अलग शहरों से परेशान होकर मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं। इन मजदूरों को वहां क्वारंटीन किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने क्वारंटीन सेंटर का डिजिटली मुआयना किया और हालचाल भी जाना, मगर बिहार के ही गया से मजदूरों की बेबस तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर बताती है कि मजदूर किस कदर परेशान होकर वापस लौटा है अपने गांव। देखिए। वहाँ से पैसा मंगवाए सर, हम तो 18 तारीख की गया, 21 तारीख के बंद हो गया, तो 12,000 मंगवाए और आ गए सर। 3,000 भाड़ा लगा। देख रहे हैं कुछ लिए है न कुछ, कपड़े भी फट गया। हाँ सर, खाना पीना नहीं मिला वहाँ पे। अब बताने के लिए सिर्फ ये बचा है कि ये मजदूर गुजरात के सूरत से गया तक ट्रक से आया है और इसके बाद सिर पर बोझ लादे गांव की ओर बढ़ता जा रहा है। गया से मजदूर गुजरात गया था नौकरी के लिए। जिस दिन पहुंचा उसके 2 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। गाँव से मंगवाए 12,000 तो 3,000 खोला के लगा। तो जो पैसा आपने गांव भेजा कमा के वही पैसा नहीं सर, हम 18 तारीख के गए, जुलाई में बंद हुआ, गए और तुरंत सर बंद हो गया। एको दिन ड्यूटी नहीं करे, हम बंद हो गया। घर वाले परेशान हुए फिर? हाँ, घर वाला सर परेशान। गया कि ये दोनों भाई सूरत मजदूरी के लिए गए थे, लेकिन जिस तरह लौटे हैं उससे इनके दिलो दिमाग में दहशत भर गई है। कान पकड़ रहे हैं कि वापस शहर नहीं जाएंगे। अब कान नहीं सर, हम नहीं जाएंगे। यहाँ नमक रोटी खा लेंगे चलेगा, हम नहीं जाएंगे सर। हिम्मत टूट गई? हाँ, हिम्मत टूट गया सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र यादव। गांव पहुंचकर दोनों भाइयों को गांव के ही स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया है, मगर ऐसे एक नहीं हजार मजदूर हैं जो शहरों से गांव पहुंचे हैं। इन मजदूरों को जिन क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, उन क्वारंटीन सेंटर का डिजिटली मुआयना किया सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने। दरअसल कई दिनों से बिहार के क्वारंटीन सेंटर्स में हंगामे और बवाल की खबरें आ रही थी। इन्हीं खबरों के मद्देनजर नीतीश कुमार ने खुद हालात जाने। उन्होंने मजदूरों से बात की, उनके हालात जाने। 10 जिलों में जो 20 क्वारंटीन केंद्र हैं, उन सभी का एक एक करके जो है वो डिजिटल निरीक्षण कर रहे हैं और फर्स्ट हैंड जानकारी ले रहे हैं कि आखिर जो प्रवासी मजदूर वहां पर रह रहे हैं उन्हें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो वहां खुश है या नहीं, जो उनको वहां पे जो भी फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो काफ़ी है या नहीं। दरअसल बिहार में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है, इसीलिए सरकार चिंतित है। बिहार में कोरोना से अब तक 2,263 लोग बीमार हुए। कोरोना संक्रमण से बिहार में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। हालात कंट्रोल में रहें, इसके लिए हर एहतियात बरते जा रहे हैं, मगर मजदूरों की समस्या कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। गया से आशुतोष के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। वहीं बिहार सरकार ने अब क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के ठहरने को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। अब जो मजदूर मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता से वापस बिहार लौटेंगे, उन्हें अनिवार्य तौर पर सरकारी क्वारंटीन केंद्र में 14 दिनों तक रहना होगा। वहीं बाकी शहरों से आए लोगों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। ये फैसला बिहार के ज्यादातर क्वारंटीन सेंटर में अपनी क्षमता से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के पहुंचने के बाद लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।